गुड मॉर्निंग आप सभी का। नेक्स्ट लेवल के इस प्लेट यूट्यूब मंच पे आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जान रहे होंगे कि हम लोग का जो लाइव सेशन 11 बजे से चलता है वो कंटिन्यू हम लोग का चल रहा है। कुछ टेक्निकली वजह से नहीं हो पाया था, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो आपसे प्रोमिस किए थे उसको हम लोग एकदम डिसकंटिन्यूटी नहीं होने के लिए देने जा रहे हैं, तो वो इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आज हम आपको दे रहे हैं। बट 11 बजे से जो भी लोग SSC-GD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, इवन बिहार SI तक का तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11 बजे इस सेशन से जुड़िए। यहाँ 2 सेशन चल रहे हैं कि 10 से 11 से 12 और 12 से 1, ये मैथ्स और GS दोनों का सेशन चलेगा। और हम आपके साथ एक काफ़ी टॉप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसका देखिए आप। और चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। यानी जो संविधान सभा है जिसके द्वारा भारतीय संविधान की रचना की गई है, तो उसी के संदर्भ में है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन क्या है आपका कि 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसकी पहली बैठक, इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। इसकी यदि प्रथम बैठक के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें तो इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था उस समय के सबसे वयोवृद्ध नेता सच्चिदानंद सिन्हा को, कौन थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद एक दूसरा डेट है हम लोग को कि 26 नवंबर 1949 को। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो अधिनियमित किया गया था, इसी दिन को किया गया था। कब अपनाया गया था, तो यहाँ 2-3 शब्द का इस्तेमाल होता है, अधिनियमित, एक अंगीकृत और ये कब अपनाया गया। ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा। तो कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ये दिन अंगीकृत हुआ, लेकिन ये संविधान जो है लागू कब हुआ अपने देश में, तो ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। एक और है आपका 25 जनवरी 1950 को, इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग जो है ये अस्तित्व में आया था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जहाँ हम लोग को ध्यान रखना है। एक और है कि 24 जनवरी का डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय गान है ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा से अगला क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज हम आपको सलाह देंगे ना कि जो भी MCQ है यदि आप अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो टॉपिक वाइज इन केस यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की प्रबल संभावनाएं रहती है, तो वहां से हम आपको काफी चीजें हैं स्पष्ट हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उसके बाद दूसरा है कि संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, जो एक प्रारूप तैयार किया था कि संविधान में जो है किस तरीके से उसकी रचना करनी है, क्योंकि होता है ना डिवाइड कर दिया गया कि सभी का कार्य। तो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और श्री राजागोपालाचारी। तो देखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति कितना सदस्य था, तो सदस्य सहित कितना था, सदस्य सहित ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनके उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। अब यहां से एक चीज और आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के साथ साथ ये हम आपको HW भी देंगे कि प्रारूप समिति में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे।
दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, पहला कौन, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा ये हम आपको काम दे रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइएगा ताकि हमको समझ में आ जाए, ठीक है, कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोगों के बीच जो है वो मोहब्बत दोस्ताना रिलेशन चलता रहे। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि जो दूसरे उपाध्यक्ष थे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए आइए, राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, अस्थाई अध्यक्ष भी रहे थे। और चलिए उसके बाद है आपका पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। देखिए भारतीय संविधान जो है वो संघवाद पे आधारित है। संघवाद शब्द जब हम चर्चा करते हैं, हालांकि इससे आगे के चैप्टर आगे के क्वेश्चन में देखिएगा शब्द ये संघवाद पे भी क्वेश्चन है। संघवाद समझ लीजिए क्या होता है कि इसमें शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। यानी मान चलिए हमारा देश है तो एक संसदीय स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा, फिर निचले स्तर पे आते हैं राज्यों में तो विधानसभा और विधान परिषद, यानी एक केंद्र और एक राज्य। तो दोनों के बीच क्या कर दिया गया कि शक्ति का विभाजन कर दिया गया है, कार्यों को आवंटित कर दी गई है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम है और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ये काम है। ये जो है संघवाद की जो प्रमुख लक्षण है, सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि शक्ति का क्या कर दिया, इसमें विभाजन कर दिया गया है। तो वो जो पंचायती राज है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस, इसको किस विषय में रखा गया है, तो इसे देखिए तीन भाग में जो है शक्ति का विभाजन किया गया है। एक संघीय सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची, टोटली 4, लेकिन मुख्य रूप से क्या बांटा गया था, 3। और लास्ट में जो चीजें छूट गई थी, जिसपे कोई भी विधायी नहीं बन पाया था, विधायी नियम नहीं बन पाया था, उसे अवशिष्ट सूची में रखा गया। तो पंचायती राज विषय जो है वो आपका किस विषय में सूची में रखा गया है, तो राज्य सूची में है। यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी नियम कानून बनाना होगा वो राज्य के जिम्मे दिया गया है, जबकि संघीय सूची में वैसे मुद्दे रखे गए हैं, वैसे विषय रखे गए हैं जो पूर्णतः केंद्र सरकार यानी संसद के अधीन रखा गया है। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे जनगणना से संबंधित वो किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। रक्षा से संबंधित कोई नीति बनानी होगी तो वो संघ सूची का विषय है। विदेश नीति से संबंधित कोई नियम कानून बनाना होगा तो संघ सूची का विषय है। बैंकिंग से संबंधित कोई नियम कानून बनाना होगा तो संघ सूची का विषय है। यानी यहां से बंटवारा कर दिया गया है। समवर्ती सूची, जहां दोनों लोग मिल करके यानी दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिल करके नियम कानून बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, लिया गया है। जैसे अब शिक्षा पे, शिक्षा किस विषय का सूची है, ये है, तो ये समवर्ती विषय का है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस पे नियम बनाएंगे। इसके बाद बच गया अवशिष्ट सूची। तो हम आपसे पहले भी चर्चा की है, अभी बता रहे हैं कि अवशिष्ट सूची यानी जब ये विषयों का बंटवारा किया जा रहा था तो उसमें कुछ विषय ऐसी रह गई थी या फिर आने वाले भविष्य के लिए जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मान के चलिए कि साइबर से संबंधित, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित, ये सब जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो अवशिष्ट विषय में हो जाएगा। और ये जो है कहाँ से लिया गया ये व्यवस्था, तो वह कनाडा से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। यानी किस संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। हालांकि धर्मनिरपेक्ष की जगह आपको पंथ निरपेक्ष भी मिलेगा और वाकई इस्तेमाल जो हुआ वो पंथ निरपेक्ष शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन था आपका, तो पहला था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, इस बार बीपीएससी का भी जो अभी 70वीं रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, और आपको पेयर बना के दे देगा। मान चलिए एक धर्मनिरपेक्ष के जगह एक लोकतांत्रिक दे देगा, लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष का गणराज्य दे देगा, इस तरीके का पेयर बना के दिया था। तो आप यहाँ से चीजों को समझ के रखिए, आने वाले समय में हो सकता है एग्जाम में बार बार पूछने की जो प्रवृत्ति होती है प्रश्नों की, वो पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? देखिए सहकारी का मतलब क्या होता है, संघवाद हम आपसे भी चर्चा किए हैं, क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे एक राष्ट्र विकसित तब होता है जब लोग आपसी सहयोग के द्वारा उस काम को आगे बढ़ाता है। तो ये संघवाद का लक्षण है मूल रूप से कि शक्ति का विभाजन कर दिया गया ताकि दोनों के हितों में कोई टकराव ना हो। दोनों को हितों का यहाँ आशय ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी हितों का टकराव ना हो, इसीलिए शक्ति का विभाजन कर दिया गया। अब क्या होता है कि कभी कभी राज्य और केंद्र में टकराव की स्थिति बनी होती है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है राज्य सरकार कभी कभी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो आयुष्मान जो 70 वर्ष से उम्र के अधिक जो वृद्धों को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, तो दिल्ली के सरकार और पश्चिम बंगाल इसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिस्पर्धी संघवाद कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद कहेंगे। और जब दोनों आपस में मिल करके एकजुट होकर के एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन या केसी हियर या सर आइवर जेनिंग्स या डी बसो। तो ये जी ऑस्टिन महोदय थे, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। यानी इसका कहने का आशय ये था कि भारत में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके आज कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा यानी निम्न सदन और उच्च सदन की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यहां से एक चीज सीखने वाली बात है, यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में ये की व्यवस्था की गई है, उपबंधित है, तो ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 108। ठीक है। अब इसके बाद है कि जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा स्पीकर के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन अब मान के चलिए कि लोकसभा अध्यक्ष ना रहे, लोकसभा अध्यक्ष ना रहे तो उस स्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। मान के चलिए लोकसभा उपाध्यक्ष भी ना रहे, यदि उपाध्यक्ष भी ना रहे तब कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे संयुक्त अधिवेशन की, तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है कि हम लोग फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि आपको दे देगा कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाती है। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो आओ ना ताओ देखो, अरे लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं है, तो नहीं है तो राज्यसभा अध्यक्ष का लगा देंगे। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ना रहे तो लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष ना रहे तो राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है ना। अब एक चीज यहां से और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा जो ये संयुक्त अधिवेशन होती है तो ये किसके अनुसार संचालित होती है, राज्यसभा के नियम के अनुसार संचालित होगी या फिर लोकसभा के नियमानुसार संचालित होगी। तो ये लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है। अभी तक भारत में
3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। कितने बार? 3 बार। ये आपको कमेंट में बताना है कितने बार? 3 बार। और कब कब हुई है तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 3 बार है, पहली, दूसरी और तीसरी। हम आपको 2-3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करने के लिए देंगे, तब मजा आएगा कि हाँ आप मेरे साथ एकदम मोहब्बत से, शिद्दत से जुड़े हुए हैं। पहला जो है ये दहेज पे बैठाया गया था संयुक्त अधिवेशन। दूसरी बार जो बैठक हुई थी बैंकिंग को लेकर के हुई थी। और तीसरी बार जो हुई थी वो आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर के हुई थी, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हुई थी 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं और आप बताइएगा ईयर, ये हम आपसे पूछेंगे। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किसी से संबंधित था? दीवान अमीर कोही जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए एमबीटी, ये संबंधित किससे था? पहले इस पर चर्चा कर लें। सेना से, राजस्व से, कृषि से या फिर मनोरंजन से? तो दीवान ए अमीर ए कोही जो था वो कृषि विभाग था। किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था। यहाँ था कि कृषकों को अग्रिम ऋण देने की जो व्यवस्था की गई थी ये सी अमीर कोही विभाग के द्वारा, और इसकी जो सृजन किया गया था, इसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक सुल्तान थे, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। तो हम लोग को ध्यान रखना कि दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था। अगला है आपका अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे, किससे? गुप्त प्रशासन से, चोल प्रशासन से, मराठा प्रशासन से या विजयनगर प्रशासन से? तो यहां से 2 चीज है बहुत सिमिलर है। एक अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान ये तो आपका क्वेश्चन ही है आज का, और एक होता है अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज। तो अष्टप्रधान जो संबंधित था वो किससे था? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, अष्टप्रधान जो संबंधित था वो किससे था? मराठा प्रशासन से था। महाराजा ये छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाई जाती थी तो एक प्रशासन मंडली थी, कौन सा? तो अष्टप्रधान। तो संबंधित किससे हो जाएगा? मराठा प्रशासन से। लेकिन जब हम आपसे चर्चा करें कि अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज का संबंध किससे हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य में एक शासक रहे हैं, कौन सा? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाई जाती थी, एक उसमें अष्टदिग्गज जो मंत्रिमंडल समूह था वो संबंधित किससे हो जाएगा? कृष्णदेव राय से संबंधित हो जाएगा। ये किस वंश से संबंधित थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से संबंधित थे। चलिए आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो थोड़ा सा यदि हम इसके कार्यकाल को देख लेते हैं तो आसानी से ये बन जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहे थे, ये तो कट गए। मिंटो 2 रहे थे, एक मिंटो पहला और मिंटो दूसरा। एक 1807 से लेकर के 13 तक रहे थे और दूसरा 1805 से लेकर के 10 तक रहे थे, तो उसको भी छोड़ दीजिए। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर के 61 तक रहे थे। इसके बाद बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 तक रहे थे। अब आप देख लीजिए 1857 के बीच में कौन हो जाएगा? तो आपका 1857 के बीच में लॉर्ड कैनिंग महोदय हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति काफ़ी फेमस है कि हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके द्वारा लाई गई थी तो लॉर्ड ये डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। मिंटो के समय में जो एक जो महत्वपूर्ण है अमृतसर संधि जो 1809 का हुआ था वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था। कैनिंग को देखिएगा तो 1857 का विद्रोह हुआ था। बेंटिक के संदर्भ में देखिएगा तो जो सती प्रथा मुख्य रूप से था, विधवा पुनर्विवाह हुआ था, ये सब किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। ठगी प्रथा जो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किसकी सहायता से विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था? तो कर्नल सिलीमन के सहयोग से। कर्नल सिलीमन
कर्नल सिलीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया गया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन आपको ये भी हम बता दें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि 11 बजे लाइव आ जाना है। मजा तब आता है जब आप भी मेरे सामने, हम भी आपके सामने, तब तो ज़्यादा मजा आएगा ना। दोनों आदमी थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी हंसी मजाक होगी, फिर पढ़ाई चलते रहेगी। तो 11 बजे डेली लाइव आना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी कलीग्स हैं, ठीक है, सबों के साथ नेक्स्ट लेवल एकेडमी जो है आपका ये चैनल है, थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो जो नेक्स्ट लेवल का साम्राज्य बढ़ेगा, हम लोग की पूरी टीम का मोहब्बत आपके ऊपर ज़्यादा लुटाना और मतलब अपने तरफ से एनर्जी बढ़ाएंगे और आपके ऊपर मोहब्बत लुटाएंगे। मोहब्बत लुटाने समझ रहे हैं कि और बेहतर कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। अभी भी आपको ऐसा नहीं कि आपके कंटेंट में कुछ कटौती की जा रही है, लेकिन और भी हम लोग का काम चल रहा है। जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेवल जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मिलेगा। तो यह है कि धीरे धीरे आप अपने दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए और इसका फायदा लेते रहिए। तो 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसके बाद है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को, 17 नवंबर 1859 को। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन, यानी यहाँ जो शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी, तो महारानी विक्टोरिया कब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया? ठीक है, यानी अब जो भारत में शासन संचालित होगी वह ब्रिटिश क्राउन के तहत ये संचालित होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट की जाएगी। तो भारत में यदि प्रशासन को देखिएगा ना, भारतीय प्रशासन को हम लोग दो रूप में देख सकते हैं, दो कालावधि में। एक 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व, और दूसरा 1857 के पश्चात। यहां से क्या है कि 1857 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन संचालित की जाती थी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1857 के बाद अब ये किसके अधीन हो गई थी? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन, यानी अब ब्रिटिश जो ताज है, महारानी के द्वारा अब इसे शासन संचालित की जाएगी, यानी ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग। तो ये कब घोषणा की गई थी? तो ध्यान रखना है दोस्त कि 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी। इसके बाद एक आपका गदर पत्र, गदर पार्टी भी सुने होंगे, ठीक है। और गदर पत्र, जो गदर पार्टी की प्रथम जो है इंडो पैसिफिक कोस्ट इंडिया, इंडो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान इसका जो है मूल नाम था। चूंकि पहली पत्रिका गदर नाम से निकाली गई थी, इसलिए इस दल का नाम भी हो गया था क्या? तो गदर पार्टी हो गया था। तो कहता कि प्रथम अंक जो है किस भाषा में प्रकाशित हुआ। और यदि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा कि सर कितना क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, तो हम कहेंगे कि आपको चौक चौराहे पे घूमते लफंगे की तरह ये क्वेश्चन है। तो अब इसका क्या मतलब है? चौक चौराहे लफंदे पे घूमता नहीं होता है कि कहीं जाइएगा चौक चौराहे पे लफंदर, लफंदर मतलब क्या कि बेरोजगार कहीं मिल ही जाएगा। सेम वही हाल, ये क्वेश्चन लफंदर वाला है कि कहीं मिल ही जाएगा। जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, इसके लिए कमर कस के तैयार है कि कहीं मिल ही जाएगा, ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, इतना ये इंपॉर्टेंट है। पिछला बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, टायर का, कई एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाता है ना कि यहाँ गेम खेलता है कि पहला अंक जो है किस भाषा में है। तो गदर जो है, गदर पत्रिका, वो टोटल 4 भाषा में प्रकाशित हुई थी। कितना भाषा में? 4 भाषा में। पहली थी किस भाषा में? उर्दू में, पहली उर्दू में। फिर दूसरी आई गुरुमुखी में, गुरुमुखी, और फिर हिंदी, और उसके बाद फिर गुजराती। अब बहुत से जो है ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि पहली जो पत्रिका ये गदर है वो किस भाषा में होगी। लोग लगता अच्छा गदर ये तो उर्दू तो नहीं होगा, चूंकि उर्दू पत्रिका दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा नाम से। तो सबसे पहले लोग उर्दू को जो है ना, ऐसे होता है ना उर्दू,
तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे, ये तो नहीं होगा। यही होता है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो यहां ध्यान रखना है कि सतर्कता हटनी नहीं चाहिए। पहली जो है वो किस भाषा में है, तो उर्दू में है, ठीक है, यहां ध्यान रखना है। तो गदर पार्टी के संदर्भ में देख लिए कि पहली जो पत्रिका थी वो किस भाषा में है, उर्दू में है। अब गदर पार्टी के संदर्भ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष के संदर्भ में आप बात कीजिएगा तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे थे वो सोहन सिंह भाखना थे, सोहन सिंह भाखना। अब यहां भी मिस्टेक होता है, गदर सुनते ही नाम आ जाता, अच्छा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल महासचिव थे। कौन थे, महासचिव थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना था। यही बोले हैं कि पूरा का पूरा गेम खेलने वाला ही क्वेश्चन है। थोड़ी सी भी आप जो है सतर्कता हटाइएगा, वहां आपके करेजा पे चढ़ करके एकदम नाश्ता बूंद कर देगा ये क्वेश्चन, आपको 1 नंबर लेके भाग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पे नजर बना के रखना हम लोग को। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, जान रहे होंगे कि काफी महत्वपूर्ण है ये। ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सी.आर. दास के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ये धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध, जो भारत में कर्मकांडों की जटिलताएं फंस गई थी, तो उसके विरुद्ध एक, जैसे विधवा जो विवाह था, विधवा विवाह नहीं, सती प्रथा के लोगों को यदि उसके पति मर जाते थे तो महिलाओं को जबरदस्ती बांध करके उस चिता के साथ जला दिया जाता था। तो कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में उत्पन्न हो गई थी। तो उन सब के विरुद्ध एक जो संस्थाएं बनी, जो धार्मिक आंदोलन हुई, तो उसी में था क्या, आपका सामाजिक आंदोलन, धार्मिक नहीं सामाजिक आंदोलन। तो उसी में था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कब है, 1865, 1870, 1875 और 1880। ये भी सामाजिक आंदोलन के तौर पे उभरा था, सामाजिक संगठन के रूप में, जो हमारे समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां थी उसके विरुद्ध ये आवाज प्रखर किए थे। तो इसकी स्थापना जो है वो समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1875 में। कहाँ की गई थी, तो ये बॉम्बे में की गई थी। इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना हम लोग को कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है, काफी महत्वपूर्ण है ये पत्रिका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको कहिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। घास भूमि कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पानी है थोड़ा सा, तो जल्दी से देखिए, तब तक आप इसका सॉल्व कीजिए। तो कौन सा है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, चलिए देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। घास भूमि जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय तो 2 प्रकार का। अब उसी में पूछ रहा है कि जो ये कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, लानोज, स्टेपी, वेल्ड या प्रेरी। ये तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं, शीतोष्ण है, जबकि लानोज जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलिए आइए इस पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के पश्चात भारत कब आजाद हुआ, ब्रिटिश शासन से 1947। अब इसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे,
प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ध्यान रखना हम लोग को क्या कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे आजादी के पश्चात वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहां से दो महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है, एक स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम वो अंतिम भारतीय, क्या लिखे हम आपसे लिख रहे हैं, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन थे? तब आप आइएगा किसके पास? राजगोपालाचारी के पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस स्वतंत्र भारत के प्रथम, दोनों में अंतर क्या हुआ कि ओवरऑल पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जब क्वेश्चन ये रहेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम वो अंतिम भारतीय, यानी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भारतीय, इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त कर दिया गया। तो इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा राजगोपालाचारी और प्रथम रखिएगा तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद है आपका वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? किस विटामिन की, अरे देखिए क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। थोड़ा सा सिली मिस्टेक है टाइपिंग में कि क्वेश्चन है आपका यहाँ कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन के की कमी से। रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, बोलिए क्लास लेटर, ठीक है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। टमाटर में लाल रंग ये एक प्रकार का पिगमेंट है, कौन सा? ये जो है सब आपका पिगमेंट है। अब वही कहता है कि टमाटर में लाल रंग किसके वजह से होता है? कैप्साइसिन। ये होता है कि जो मिर्च का तीखापन होता है, लाल रंग होता है, वो किसके वजह से? कैप्साइसिन के वजह से। लाइकोपिन। टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके वजह से होता है? लाइकोपिन के वजह से होता है। कुरकुमिन और जेंथोफिल। ये हम आपसे कमेंट में अभी तक 3 कमेंट में आपको आंसर दिए, हम बोले हैं करने के लिए, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा ये है आपका कि जेंथोफिल, चलिए इसको भी बता देते हैं। ये कुरकुमिन किसमें पाया जाता है और जेंथोफिल, ये दोनों पिगमेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 हम आपको बता दिए हैं कि टमाटर में, और आपको बताना जेंथोफिल और कुरकुमिन में कौन कौन सा पाया जाता है। 3 क्वेश्चन ही हम आपको देंगे कल शुरुआती लाइव क्लास में, हम आपसे पूछेंगे, देखेंगे, हम कमेंट बॉक्स चेक करेंगे कि आप आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए उच्चतम ऊर्जा, यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यदि आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का जो संबंध होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो तरंग दैर्घ्य का, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा निम्न होगी। तो तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक होता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शंस में आपका क्या आ जाएगा? उच्चतम ऊर्जा किसकी अधिक हो जाएगी? तो नीला प्रकाश की अधिक हो जाएगी। डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है डॉक्टरों के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण है। कौन सा है? आपका अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? रंजीत सिंह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में, रंजीत सिंह और आयरकुट के, या रंजीत सिंह और लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमृतसर की संधि जो है कब हुई थी? 1809 में, 1809 में हुई थी। तो ये जो है मुख्यतः सिख और अंग्रेजों के बीच बढ़ती द्वंद्वता का ये परिणाम था। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आपसे चर्चा किए थे, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम थे जो चार्ल्स मेटकॉफ को संधि के लिए भेजा था,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि अमृतसर की संधि 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य में हुई थी। कब हुई थी? आपका 1809 में। एक नदी था, थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए, एक नदी है ये, यहां बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, और सब चीज तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी कंफ्यूजन वाली होती, इसलिए हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं अच्छे से। देखिए, ये एक नदी है और एक ये नदी है, मान के चलिए, ठीक है। ये आपका सतलज है। कौन है? सतलज। तो रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, ये अपना साम्राज्य विस्तार करते करते, ठीक है, यहां से साम्राज्य विस्तार इधर से आकर के करते करते सतलज नदी को ये पार करने लगे थे। और ब्रिटिश अंग्रेज चाहते थे कि यह सतलज नदी के उत्तर में ही रहे, यानी इसके ऊपर में ही रहे। वो महाराजा रंजीत सिंह चाह रहे थे कि, सॉरी, अंग्रेज चाह रहे थे कि ब्रिटिश जो ये सिख इधर ही रहे, इधर नहीं आए। तो उसको रोकने के लिए इसको बाउंड्री माना गया था। किसको? सतलज नदी को। तो 1809 में दोनों में संधि हुआ और यह हुआ कि सिख जो है वो सतलज नदी के उत्तर में ही रहेंगे, यानी उसकी दक्षिणी सीमा जो निर्धारित की गई थी, ये सतलज नदी निर्धारित की गई थी। हम आपको थोड़ा सा बता दिए ताकि आपको वो कहानी याद रहे। हालांकि इसका कहानी के बीच में आप वो भी पढ़िएगा कि जमान शाह आया था, उसकी तोप जो है चिनाब नदी में गिर गई थी। अब वो जो है रंजीत सिंह प्रॉमिस किए थे कि हम आपकी जो 12 तोपें हैं यही चिनाब नदी में, इस चिनाब नदी में 12 तोप गिर गई थी, और वो प्रॉमिस किए थे कि हम आपको पहुंचवा देंगे। तो वो तो चले गए थे, अहमद शाह अब्दाली के जो पोता था वो चला गया था। रंजीत सिंह वो 12 तोप निकाल करके उसको वापस भिजवा दिए थे। तो इस उपलक्ष्य में जो है क्या हुआ था कि उसके द्वारा लाहौर के शासक जो है ये मान्यता दे दी कि आप चलिए लाहौर के शासक है। किसको? रंजीत सिंह को। अब रंजीत सिंह का हौसला बुलंद हो गया, लगा कि अब तो हम और भी साम्राज्य अपना फैलाएंगे। वो धीरे 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 सतलज नदी तक पहुंच गया, और वो सतलज नदी को पार करने की स्थिति में था। तो थोड़ी सी आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, और अंग्रेजों के लिए संकट का कायम था कि भाई ये अब ये पार कर रहा है धीरे धीरे। चूंकि रंजीत सिंह का साथ उसके और भी जो है अन्य का विदेशी शक्तियों के साथ अपना हाथ मिला रहे थे, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अमृतसर की संधि 1809 में किसके किसके मध्य में? रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी। मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, गृहवज्र या गया। तो राजगृह, जिसको गृहवज्र भी कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी यही थी। चलिए, अब नृत्य का है, तो थोड़ा सा हम आपको एक स्लाइड निकालते हैं पहले नृत्य का, इसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, कुछ नृत्य है, आप इसको थोड़ा सा पहले देख लीजिए, ठीक है। पहले इसको आप देखिए थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, देखिए कौन कौन सा नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो आपका 7 है। कितना है? सॉरी, टोटल नृत्यों की संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, पहला एक आपका है भरतनाट्यम, जो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है
संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 भाषा जो 8 नृत्य को है वो शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया है, जबकि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार का है वो एक और जो है छऊ को भी सम्मिलित किया है। तो ओवरऑल देखते हैं तो 9 जो है शास्त्रीय नृत्य को दर्जा मिला है। अब वो 9 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, आप उसको बढ़िया से देख करके जाइए। तो पहला है आपका भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य में है तो तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके बाद है कथक, कथक कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में है। कथकली कहाँ है केरल में है। इसके बाद है ओडिसी, नाम से ही काफ़ी है कि ओडिशा में है यह। मणिपुरी नाम में है, कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं, मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। दक्षिण भारत का 3-4 है जिसको आप आसानी से याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरल है, इसके बाद मान चलिए आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आपका केरल में है एक मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल में है। तो दो है, आपका ध्यान रखिएगा कि कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल में है। इसके बाद सत्रिया नृत्य जो है वो आपका कहाँ है तो असम में है। और छऊ जिसे अंतिम में आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया है, तो ये आपका छऊ है जो 9 में है। कहाँ है उड़ीसा, झारखंड और यानी ये पूर्वी भारत में ये प्रचलित है छऊ। तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है, जिसमें केरल में जो है मुख्य रूप से 2 प्रचलित है। कौन कौन सा, मोहिनी अट्टम और आपका कौन सा है दूसरा कथकली। ये दोनों बढ़िया से आप याद रखिएगा। बाकी बहुत आसानी से है कि जो है पूर्वी भारत में कौन कौन सा, एक उड़ीसा, सत्रिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये है छऊ चलता है। बाकी सत्रिया जो है आपका असम में है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई बहुत आसानी से। ये कुछ था नहीं, थोड़ा सा हम आपको स्लाइड में दिखा दिए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है। अब देखें कथक, कथक नहीं ये कथक है। कहाँ है आपका, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है आपका, ये उत्तर प्रदेश में। मणिपुर जान रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का है। ओडिशा ओडिशा में है। कथकली कहाँ है तो कथकली ध्यान रखिएगा कहाँ, जल्दी से बता दीजिए। कथकली कहाँ है केरल। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ है तो आपका केरल का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। तो क्वेश्चन है आपका कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय में कौन है, ये दक्षिण का है, उड़ीसा पूर्वी भारत, मणिपुरी पूर्वोत्तर का और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, कथक जो है उत्तर भारतीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश का अभी हम आपसे चर्चा किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। केरल कथकली मोहिनी अट्टम और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कर्नाटक यक्षगान वो लोक नृत्य में आ जाएगा। सत्रिया नृत्य कहाँ से है, आप जो है शैली उत्पत्ति निम्न में से किस भारतीय राज्य में हुई है, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और तमिलनाडु। तो सत्रिया नृत्य जो है वो आपका कहाँ से हो जाएगा, ये आपका असम में हो जाएगा। बहुत आसान है, आप यदि एक बार याद कर लीजिए, 5 मिनट देख लीजिएगा तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। जान रहे होंगे कथक अभी आपसे यूपी में पढ़े शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम पढ़े हैं, मणिपुरी है, भांगड़ा के बारे में पढ़े हैं, ये लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा आपका जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। यहाँ कभी कभी बहुत मिस्टेक लोग कर देता है, दक्षिण भारत जो ही देखेगा मार देगा सटाक से दक्षिण भारत का कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि नहीं हुई है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या सत्रिया। सत्रिया जान रहे होंगे ये कहाँ है आपका, असम में है। तो इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में ना होकर के कहाँ हुई है, पूर्वोत्तर भारत में सत्रिया असम में है। बाकी तो ये सब टोटल का टोटल दक्षिण भारत का है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। और सब के सब हम आपको प्रीवियस पेपर क्वेश्चन दिए हैं, है ना। जो शास्त्रीय नृत्य एक बार यदि आप आज देख लिए हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत में, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो पूर्वी भारत में कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। बाकी ये सब के सब कहाँ के हैं तो दक्षिण भारत, भरतनाट्यम जान रहे होंगे तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। तो आई होप
आपको शास्त्रीय नृत्य कम से कम आज याद हो गया होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करवाए हैं, ये कंटिन्यू हम लोग का चलते रहेगा। कल से आप 11 बजे लाइव क्लास नेक्स्ट लेवल आज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 2-4 दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ करके इसका फ़ायदा ले। और कंटिन्यू कल से आप लोग जुड़े रहिए, वहाँ आपको मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा। और सबसे बड़ी जो है आपके लिए खुशखबरी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा, वो भी एप्लीकेशन पर पीडीएफ फॉर्म में आप टेस्ट पीडीएफ को निकाल करके टेस्ट लगाइए और लाइव डिस्कशन से जुड़ करके इसका फ़ायदा लीजिए। तो आज तक के लिए आपके लिए इतना ही सेवा, और यदि पसंद आए तो फिर वही ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।